हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस में। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के साथ में उपस्थित हूँ लेकर के नेवी एमआर के लिए प्रीवियस ईयर्स के कुछ बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंबाइंड प्रश्न है साइंस और जीके के, ठीक है। तो एक चीज़ तो बिल्कुल आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो एक भी प्रश्न सबसे पहले तो मिस नहीं करना है। और यदि आपको इसका PDF चाहिए इन सारे क्वेश्चन का, तो टेलीग्राम का लिंक है आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाकर के टेलीग्राम से इसका PDF ले सकते हैं। तो चलिए फटाफट इन क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। एक भी प्रश्न मिस नहीं होना चाहिए और साथ में आप भी इन प्रश्न का जो है जवाब देने का पूरा कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि आप कितनी अच्छी तैयारी कर चुके हैं और कितनी अच्छी तैयारी करनी है। तो चलिए क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो सॉरी कि पिछले कुछ दिनों से मैं आपकी क्लासेस रेगुलर नहीं ले पा रहा, आपको रेगुलर होना है। और एक चीज़ और आपने नोटिस किया होगा कि जो आपकी मैथ की क्लासेस चल रही थी वो 2-3 दिन से नहीं आई, जो कि देवानंद सर ले रहे थे। दरअसल में हुआ ये है कि देवानंद सर के माता जी का तबीयत खराब है और 2-3 दिन से वो माता जी को लेकर हॉस्पिटल में है। तो उन्होंने कहा है जैसे ही माता जी का तबीयत ठीक होता है आपकी क्लासेस 1-2 दिन में रेगुलर हो जाएंगी, तब तक मैं जीके और साइंस की क्लासेस लेता रहूँगा। तो चलिए इन क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, वो है कि मायोपिया निम्नलिखित अंगों में से किसे प्रभावित करता है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, 10 बार से भी ज़्यादा आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। और ये प्रश्न आप जो है 7th 8th 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। मायोपिया रोग के बारे में तो मतलब 7th 8th 9th में ही बता दिया जाता है। और जो मायोपिया रोग है ये स्पेशली जो है आँख से संबंधित रोग है, तो जाहिर सी बात है ये आपकी जो है आँख को ही प्रभावित करेगा, ठीक है। तो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है मायोपिया रोग? आंखों को, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन फूल धारण करते हैं? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। 9th 10th में आप ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फूल धारण करते हैं। इन चारों ऑप्शन में से जो भी हैं, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म्स हैं और एंजियोस्पर्म्स हैं, तो इनमें से कौन जो है फूल धारण करते हैं? तो इनमें से जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वही फूल धारण करते हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, ऑक्सीजन युक्त रक्त किसके माध्यम से हृदय के बाहर बहता है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख लीजिए। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है किसके माध्यम से हृदय से बाहर बहता है? तो जो आपका ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है वो आपके महाधमनी के जो है माध्यम से हृदय से बाहर बहता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, याद कर लीजिएगा, महाधमनी के जो है माध्यम से। अगला प्रश्न आपका, सहसंयोजी आबंधन को निम्न में से और क्या कहा जाता है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, देख लीजिए। जो बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे बॉन्ड की बात हो रही है, तो जो सहसंयोजी आबंधन होते हैं उनको और किस नाम से जाना जाता है, जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो सहसंयोजी आबंधन होते हैं उसे हम लोग आणविक बंध के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। किस नाम से? आणविक बंध के नाम से। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, सल्फर और क्लोरीन में से किस प्रकार का बंध हो सकता है? तो सल्फर और क्लोरीन के बीच में किस प्रकार का बंध हो सकता है, मतलब किस प्रकार का बॉन्डिंग हो सकता है, जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि सल्फर और क्लोरीन के बीच में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। किस प्रकार का बंध हो सकता है? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कैटालिस्ट, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस को जो है स्पीड अप करने के लिए यूज किया जाता है। याद कर लीजिएगा, कैटालिस्ट किस लिए यूज किया जाता है? कैटालिस्ट हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप, यानी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए जो है हम लोग उत्प्रेरक का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? तो इनमें से जो है उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, मैसुकीरेनी। ऑप्शन नंबर बी है वर्जीलियस। ऑप्शन नंबर सी हुक और ऑप्शन नंबर डी गार्नर। तो उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? तो उत्प्रेरक की खोज वर्जीलियस ने किया था। किसने किया था? वर्जीलियस ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इलेक्ट्रिक स्टोव का आविष्कार किसने किया था? तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि इलेक्ट्रिक स्टोव का आविष्कार किसने किया था। तो इलेक्ट्रिक स्टोव का आविष्कार किसने किया था? लॉयड ग्रोव कोपमैन ने किया था। किसने किया था? लॉयड ग्रोव कोपमैन ने। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, जो कि अगला हमारा बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है कि विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधन को क्या कहा जाता है? तो विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधन को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग बोलते हैं एरोमीटर। क्या बोलते हैं? एरोमीटर बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। तो एरोमीटर का जो है प्रयोग किसके लिए किया जाता है? विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, क्रायोजेनिक्स भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जो निम्न में से किससे संबंधित है। यहाँ पे दे रहा है कि जो क्रायोजेनिक्स है वो भौतिक विज्ञान की एक शाखा है और पूछ रहा है कि इसमें जो है इन चारों ऑप्शन में से किससे संबंधित स्टडी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए अत्यंत ऊंचे तापमान से संबंधित स्टडी। ऑप्शन नंबर बी अत्यंत निचले तापमान से संबंधित स्टडी। ऑप्शन नंबर सी अत्यंत छोटे क्रिस्टल की वृद्धि से संबंधित और ऑप्शन नंबर डी अत्यंत बड़े क्रिस्टल की वृद्धि से संबंधित। तो मैं आपको बता देता हूँ जो क्रायोजेनिक्स है जो कि एक भौतिक विज्ञान की शाखा है, इसमें जो है अत्यंत निचले तापमान के बारे में स्टडी किया जाता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो किसकी स्टडी की जाती है इसमें, क्रायोजेनिक्स में अत्यंत निचले तापमान से संबंधित स्टडी किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ और आपके एग्जाम में भी कई बार आ चुका है। ठीक है, तो फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि फफूंद या कवक के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं कवक विज्ञान। क्या बोलते हैं, कवक विज्ञान। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही के जमाने के लिए उत्तरदायी होता है। एक बार नहीं 10 बार से ऊपर आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत बार मैं आपको ये प्रश्न पढ़ा चुका हूँ। तो दही को जमाने के लिए, मतलब दूध को दही में जमाने के लिए किस जीवाणु का जो है उपयोग किया जाता है, कि कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है। ठीक है, जरा बताइए मुझे। चलिए, तो उस जीवाणु का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। क्या बोलते हैं उसको, लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का ही फैमिली का है लैक्टोबैसिलस। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। यह भी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है आपके। तो मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो मानव शरीर में टोटल 12 जोड़े होते हैं पसलियों के। ठीक है, याद कर लीजिए कितने जोड़े होते हैं, पसलियों के टोटल 12 जोड़े होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, ऊष्मा का एसआई मात्रक। एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, मतलब 10 बार से ऊपर ही पूछा गया है। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है ऊष्मा का। तो ऊष्मा का एसआई यूनिट जूल होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, आप ये 9th-10th में पढ़ चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये देखिए अगला प्रश्न हमारा जो है ये जीके से संबंधित है। मैंने आपसे कहा था ना कि हम साइंस और जीके दोनों कंबाइंड क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो अगला प्रश्न है जीके से, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, जितने भी लोग जानते हैं वो बताइए। 10 बार से भी जो है ज़्यादा आपके एग्जाम में आ चुका है ये। तो अलमाटी बांध किस नदी पर बना है, जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जो अलमाटी बांध है वो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति क्या है। मतलब नीलगिरी पहाड़ियों में सबसे सामान्य जाति के कौन से पौधे पाए जाते हैं। तो वहाँ पे यूकेलिप्टस के जो है पौधे सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो नीलगिरी पहाड़ियों में सबसे ज़्यादा जो है सामान्य जाति के पेड़ कौन से हैं, यूकेलिप्टस के। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है, जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि खांसी जो है एक पहाड़ी प्रदेश है, खाड़ी नहीं खांसी, यहाँ पे जो है सर्वाधिक वर्षा होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब ये तो मुझे पता नहीं है कि खांसी कहाँ पे पड़ता है, लेकिन खांसी पे जो है जो ये पहाड़ी प्रदेश है यहीं पे सबसे ज़्यादा जो है सर्वाधिक वर्षा होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडरसन किसने हत्या की थी। तो 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडरसन की जो है किसने हत्या की थी। ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी मंगल पांडे ने, ऑप्शन नंबर सी सुखदेव ने और ऑप्शन नंबर डी बिपिन चंद्रपाल ने। ये प्रश्न मैं आपको जो है जितनी भी बार मैं आपको क्रांतिकारियों से संबंधित क्वेश्चंस कराया हूँ, मतलब कि जो है आंदोलन से संबंधित जो है भारत आंदोलन से संबंधित जितने भी बार मैं क्वेश्चन कराया हूँ, हर बार ये प्रश्न मैं आपको बताया हूँ। तो जॉन सैंडर्स की जो है हत्या किसने की थी 17 दिसंबर 1927 को, किसने किया था, वो थे आपके भगत सिंह। ठीक है, किसने किया था, भगत सिंह। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके अग्रणी थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके अग्रणी थे, बारदौली सत्याग्रह के। किसके, बारदौली सत्याग्रह के अग्रणी रह चुके थे। ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके अग्रणी थे, बारदौली जो सत्याग्रह हुआ था, इसके बारे में आप अच्छी तरीके से पढ़े भी होंगे और मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ ये चीज़। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था। तो गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था, श्रीगुप्त थे। कौन है, श्रीगुप्त। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। अगला प्रश्न आपका, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था। तो गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था, कला एवं स्थापत्य के लिए। किसके लिए, कला एवं स्थापत्य के लिए। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, नेकचंद का प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ स्थित है। रॉक गार्डन के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, कई बार एग्जाम में भी आ चुका है।
तो ये किस नाम से जाना जाता है? नेकचंद का प्रसिद्ध रॉक गार्डन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो नेकचंद का रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो जो आपका नेकचंद का प्रसिद्ध रॉक गार्डन है ये आपका चंडीगढ़ में है। कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका, सलतोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ जब मैं आपको जो है पर्वत एवं पहाड़ियों से संबंधित जो है डिटेल स्टडी करा रहा था, उसी समय मैंने पढ़ाया था। तो सलतोरा पर्वतमाला जो है कहाँ स्थित है, जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका सलतोरा पर्वतमाला ये कराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। किस पर्वतमाला के जो है एक अंग के रूप में सलतोरा पर्वतमाला है? कराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में सलतोरा पर्वतमाला है, ठीक है। तो ये कहाँ पे स्थित है? कराकोरम पर्वतमाला के जो है अंदर ही, मतलब वहां पे ही स्थित है, उसके एक अंग के रूप में इसको गिना जाता है सलतोरा पर्वतमाला को, ठीक है, याद करिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन नंबर ए पासी, ऑप्शन नंबर बी कपासी वर्षा, ऑप्शन नंबर सी वर्षा स्तरी और ऑप्शन नंबर डी पच्छा भस्तरी। तो इनमें से कौन सा बादल जो है सबसे अधिक यानी सबसे तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसमें से जो आपका वर्षा स्तरीय है ये सबसे तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख लीजिए। तो यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां, विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है? ये जो लास्ट प्रश्न है ये आपके लिए, ये इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। तो विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जहां से मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है? तो विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां से मकर रेखा और भूमध्य रेखा दोनों गुजरती है? इसका आंसर जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सभी को कमेंट करके बताना है, मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों को पता है। तो विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां से मकर रेखा और भूमध्य रेखा दोनों गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर बी ब्राजील, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन नंबर डी चीन। तो जो सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी कैसा लगा आज की वीडियो ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी मिलते हैं फिर एक और नए क्लास में आज ही, तब तक के लिए धन्यवाद।